नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डिकोड एग्जाम में। अपर निजी सचिव परीक्षा जो 7 जनवरी 2024 को संपन्न हुई है, उसमें अभी तक ऑफिशियल आंसर की तो नहीं आई है, लेकिन ऑफिशियल आंसर की आते ही जो है ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से भी आपको सॉल्व बताया जाएगा। और जो भी भिन्नताएं मिलेंगी या आयोग के ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिन पे ऑब्जेक्शन संभव है, क्योंकि इस पूरे पेपर में 150 प्रश्न पत्र 150 नंबर के पेपर में 150 प्रश्नों के पेपर में करीब 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें निश्चित रूप से जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है अभी तक, और आयोग की उत्तर कुंजी आने के बाद ही जो है उसका निराकरण हो सकेगा। फिलहाल पूरी शुद्धता से जितना संभव था, पूरी शुद्धता से 99% इसको हल को इस तरह से बनाने की कोशिश की गई है कि आपको एक्चुअल आंसर्स आपके मिल सकें। तो इसको जरूर देखिएगा, और जो लोग समीक्षा अधिकारी की परीक्षा देने जा रहे हैं वो अवश्य देखें। इसमें से कई सारे क्वेश्चन जो है खासकर हिंदी और सामान्य ज्ञान के उनके काम के हो सकते हैं, उनके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए उसको जरूर देखिए, क्योंकि आयोग का पैटर्न समझने में भी इससे मदद मिलेगी। परीक्षा में 1 लाख से कुछ ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा था और लगभग 50% उपस्थिति रही है, क्योंकि जिनको स्टेनोग्राफी नहीं आती होगी निश्चित रूप से उन लोगों ने किसी कंफ्यूजन में या भविष्य की प्लानिंग के साथ भर दिया होगा और बाद में जो है उन्होंने परीक्षा नहीं दी है। तो ज़्यादा बातों में समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। तो बस शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना दे दूं, जो लोग भी समीक्षा अधिकारी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लोग एक प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर रहे हैं। 10 प्रैक्टिस सेट है, और ये जो है हार्ड बुक में यानी प्रिंटेड बुक के फॉर्म में आपको जल्दी ही जो है 5 से 6 दिन के बीच मार्केट में दिखने वाली है। इसकी एक जब ये लॉन्च हो जाएगी इसके लिए अलग से जानकारी पूरी आपको दी जाएगी। और ये पूरा 10 प्रैक्टिस सेट ऐसा है जिसमें 200 प्रश्न, एक सेट 200 प्रश्न का होता है आरओ का, और पूरा नवीनतम करंट अफेयर्स यानी 31 दिसंबर 2023 तक का संपूर्ण करंट अफेयर्स इसमें है। बाइलिंगुअल ये होने वाली है, और इस तरह की कोई भी टेस्ट सीरीज मार्केट में आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। बहुत ही स्तरीय प्रश्न होंगे, अति संभावित प्रश्न होंगे, और उनकी व्याख्या इतनी अच्छी होगी कि आपको जो है अगर आप इसको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसमें से काफ़ी सारे जो है प्रश्न और तथ्य आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दूसरी ओर हमारे सामान्य हिंदी की बुक भी है। समीक्षा अधिकारी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो इसको जो है ले सकते हैं, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप 55+ का टारगेट हिंदी में लेके चल रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए एक किताब ही पर्याप्त है। ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, इन पर आप संपर्क करके इनके बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा सामान्य अध्ययन से है। इसमें पूछा गया है, किस वीटो के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं। तो अनिश्चित काल तक जो है जो रोकने के लिए विधेयक का प्रयोग राष्ट्रपति के पास शक्ति है वो पॉकेट वीटो की है। भारतीय राष्ट्रपति को मूल रूप से 3 प्रकार के वीटो का प्रयोग मिला हुआ है, एक आत्यांतिक वीटो, एक निलंबनकारी और एक जेबी या पॉकेट वीटो। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग अभी केवल सोल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एक सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। इसमें क्या है, कुछ पुराने नाम है शहरों के और उनको उनके नए नाम से जो है सुमेलित करना है। तो इसमें जो है अगर हम सुमेलन करते हैं तो गैड्रोसिया जो है ये बलूचिस्तान का पुराना नाम है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो अराकोसिया कंधार या जिसको कांधार कहते हैं उसका पुराना नाम है। फिर सी ऑप्शन हमारा दिया गया है एरिया, ये हेरात का पुराना नाम है। और पारोप मिदाशे ये जो है काबुल घाटी का पुराना नाम है। तो इस प्रकार हम देखेंगे हमारा जो बी ऑप्शन है ये सही है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो है कि ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये सी बुकलेट है, उससे उसके प्रश्नों से को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है जो ऑप्शंस हैं वो भी ऊपर नीचे दिए गए हैं। पहले हम लोग आयोग के प्रश्नोत्तर में देखते थे कि प्रश्नों का क्रम अलग होता था, इस बार प्रश्नों का क्रम तो अलग है ही है, साथ में उनके विकल्पों का क्रम भी जो है अलग किया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि मनुस्मृति के टीकाकार कौन थे। तो मनुस्मृति के टीकाकार जो है कुल्लूक भट्ट थे। आसान प्रश्न था ये। अगला प्रश्न देखते हैं, खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो ये जो खानवा का युद्ध है इसकी तिथि पूछ ली है। वैसे खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था और उसमें बाबर को विजय मिली थी। उसके बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो अगर युद्ध के हम डेट की बात करें तो 16 मार्च 1527 को युद्ध हुआ था। कुछ किताबों में ये आपको 17 मार्च भी मिल सकता है, इसलिए भ्रमित ना होइए। 16 मार्च जो है ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल
ठीक दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एक ग्रैंड स्लैम से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम क्या है? एक खेल प्रतियोगिता है और ये किस खेल के लिए होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये सीधा सीधा जो है आपका उत्तर हो जाएगा, लॉन टेनिस के लिए ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी या चैंपियनशिप होती है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? भारत में जो अकबर का मकबरा है वो सिकंदरा नामक जगह है आगरा में, वहाँ पर स्थित है। और इसका निर्माण तो अकबर ने स्वयं ही प्रारंभ कराया था। पहले ये रिवाज भी था, तो जो राजा थे वो अपने मकबरे खुद ही बनवा लेते थे। तो अकबर द्वारा इसको प्रारंभ कराया गया था। बाद में इसका जो है जिसको पूर्ण कराने का कार्य किया गया वो जहांगीर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉटर ऑफ द ईस्ट की पुस्तक जो है उसके लेखक कौन हैं? तो डॉटर ऑफ ईस्ट की जो है लेखक हैं बेनजीर भुट्टो, जो पाकिस्तान में जो है राजनेता भी रही हैं, तो उनके द्वारा ये किताब जो है लिखी गई है। अगला, मृच्छकटिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये शूद्रक की रचना है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। इस पुस्तक में ब्राह्मण चारुदत्त और गणिका बसंत सेना की प्रेम कहानी का वर्णन है, यानी जो है इसका जो कथानक है वो पूरा इसी पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2007 में किस देश ने प्रथम T20 क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो प्रथम T20 विश्व कप जीता था भारत ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, हिंदी दिवस के संबंध में 2 कथन दिए हुए हैं, इसमें से कौन से सही हैं कौन से गलत हैं, उसके आधार पर जो है हमको निर्णय लेना है। तो हिंदी दिवस हर साल 4 सितंबर को मनाया जाता है, ये पहला ऑप्शन हमारा है, पहला कथन है जो कि गलत है, क्योंकि 4 सितंबर को ना मनाकर जो है ये कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को ये मनाया जाता है। और अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है, जो कि बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 2 वाला कथन सही है, बाकी जो है पहला गलत था। नेक्स्ट हम देखेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप देखना चाहें तो 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें हिंदी का वर्णन है। और 351 प्रावधान करता है कि संघ का यह कर्तव्य हुआ कि हिंदी का प्रसार बढ़ाए तथा उसका विकास करे, जिससे वह भारत की संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत द्वारा 1973 में की गई थी, क्या यह कथन सही है? बिल्कुल सही है। भारत में कुल बाघ अभयारण्य जनवरी 2023 तक पूछा है, यही आप लोग के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट था। जनवरी 2023 के हिसाब से 53 की संख्या जो है बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से कथन 1 और 2 दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं। जनवरी 2023 तक भारत में कुल बाघ अभयारण्य 53 थे। 53वां जो है उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि चित्रकूट जिले में स्थित है। उसके बाद 54वां घोषित हुआ था अगस्त 23 में, जो कि राजस्थान स्थित धौरपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट है। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान और वहाँ पर स्थापित उद्योग का आपस में सुमेलन करना है। तो चलिए सुमेलन करते हैं। पहले खेतड़ी को लेते हैं। खेतड़ी जो है खान है, वहाँ से क्या निकलता है? तांबा निकलता है। तो ए का 4 ऑप्शन हो गया। उसके बाद रेणुकूट में जो है हिंडाल्को की जो है एल्युमिनियम की फैक्ट्री है। फिर सेलम में सूती वस्त्र का जो है उद्योग होता है। और सूरत जो है हीरा की कटिंग के लिए वर्ल्ड फेमस है। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सुमेलन आपके सामने है। नेक्स्ट हमारा है UIDAI, ये आधार जारी करने के लिए स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। तो इसका पूरा फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही कूट के आधार पर उसका उत्तर हमको देना है। भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है, यानी भारत का जो संविधान है उसमें संघीय शासन प्रणाली है। तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, कथन भी ठीक है। इसने बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया है, ये भी बहुत सही है, बिल्कुल ठीक है कि भारत में एक मजबूत केंद्र है, लेकिन मजबूत केंद्र होना जो है संघीय व्यवस्था के कारण नहीं हुआ है, उसकी जो है बाकी कई सारी और वजह हैं। इसलिए हम इसका सही उत्तर क्या लगाएंगे? बी।
बी में क्या दिया हुआ है, दोनों ही सही है, यानी कथन कारण दोनों सही है, लेकिन जो है जो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है वो। तो बी जो है बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि मजबूत केंद्र का और संघीय व्यवस्था का जो है सीधा संबंध आपस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बिपरजॉय एक चक्रवात है जो अभी हाल ही में आया था, किस सागर में आया था, यानी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो ये अरब सागर में आया था और ये 15 जून 2023 को गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों को उसने प्रभावित किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिट्टी का निछालन से संबंधित है। मिट्टी का निछालन जो है यानी इरोजन ऑफ सॉयल, मिट्टी की जो ऊपरी परत जो है, जो उपजाऊ परत होती है, वो जो बह जाती है, उसका संबंध किस मिट्टी से है। तो निछालन के लिए जो बदनाम मिट्टी है वो लैटराइट मिट्टी है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, कुछ चीज़ें बीच में देखना भी जरूरी है, ज़्यादा जल्दबाजी में पेपर केवल सॉल्व देखने से बहुत लाभ नहीं होने वाला है। मिट्टी के निछालन का संबंध लैटराइट मिट्टी से। निछालन की प्रक्रिया में मृदा जो मौजूद लवण घुल जाते हैं और निकल जाते हैं। लैटराइट मिट्टी वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्त होती है। इस मिट्टी की अधिक वर्षा यदि 200 सेंटीमीटर या अधिक वाले क्षेत्रों में चूना व सिलिका के निछालन से उत्पत्ति होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड व एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। आगे देखते हैं, ये थोड़ा सा जो अंक लिखे हैं इसको सही समझ लीजिए। 2 सही 1/2, 3 सही 1/3, 6 सही 1/6 और 12 सही 1/2। थोड़ा सा टाइपिंग उस प्रकार नहीं हो पाई जैसी होनी चाहिए थी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है 12 सही 1/2 पहला ऑप्शन है, दूसरा है 2 सही 1/2, तीसरा है 6 सही 1/2 और आखिरी है 3 सही 1/2। तो इसमें से सबसे उपयुक्त उत्तर क्या है इसका, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या होगी, 3 सही 1/3। ये इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं IFSC, खूब आपने सुना होगा, बैंकिंग में यूज होता है IFSC और RTGS आप लोग करते रहते हैं। इसका आपसे फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। और ये जो है कुल 11 कैरेक्टर होते हैं, एक यूनिक कोड होता है 11 कैरेक्टर का, जो बैंक और उसकी ब्रांच को दर्शाता है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, नैस्कॉम एक भारतीय गैर लाभकारी और गैर व्यापार संघ है जो मुख्य रूप से भारत के प्रौद्योगिकी उद्योग पर केंद्रित है। तो प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है, तो नैस्कॉम का इसमें फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो नैस्कॉम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ये जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इंग्लिश में इसको हम इस तरह से लिखते हैं। और ये जो है एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1 मार्च 1998 को की थी। इसके मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न लेते हैं, फेमा कानून आपने सुना होगा, तो फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ये जो है इसका फुल फॉर्म हो गया। फेमा का जो पूर्ण रूप हो गया ये तो हमने जान लिया। इसका उद्देश्य विदेशी भुगतानों को और आसान को, यानी जो करेंसी एक्सचेंज है उसको आसान बनाना होता है। नेक्स्ट है, ए की चाल बी से दोगुनी है तथा बी की सी से चाल तिगुनी है। यदि किसी दूरी को 48 मिनट में पूरी करती है तो वह बी से कितनी दूरी में पूरा करेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 मिनट। इसको आप हल करके भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नवीन संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो भारत के जो नवीन संसद भवन का उद्घाटन है वो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। और डेट क्या थी, 28 मई 2023 को ये उद्घाटन किया गया था, जिसको नाम दिया गया था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और ये इसके जो एक क्वेश्चन आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है कि नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे, तो बिमल पटेल इसके वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी, इसके लेखक कौन हैं। 2 यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं आपको, एक तरह से देखा जाए सचिन तेंदुलकर और कपिल देव। तो ये जो है इसके लेखक हैं कपिल देव। तो केवल जो ऑप्शन सही होगा वो केवल 2 सही होगा, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने कई बार इसको पढ़ा होगा। तो भारत में जो है माही नदी है
ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान एवं गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी, जिसको हम अरब सागर में कहते हैं, वहाँ ये गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का हमको मिलान करना है। एक तरफ आविष्कारक दिए हुए हैं, एक तरफ आविष्कार दिए हुए हैं, तो इनको जो है आपस में सुमेलित करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कॉस्मिक किरणों की खोज की गई थी विक्टर हैस के द्वारा। एक्सरेज आप बहुत बचपन से पढ़ते आए हैं, WC रोएंटजन द्वारा इसकी खोज की गई थी। फिर जो है आ गया रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है किसने की थी, हेनरी बैकरल ने की थी। और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी आई क्यूरी और F जॉयलेट के द्वारा। तो इसको हम जो है इस तरह से यहाँ पर सुमेलित फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर इसमें ए ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में 3 कथन यहाँ पर दिए हैं। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। इसका निर्माण राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने करवाया था, ये भी कथन बिल्कुल ठीक है। यह यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो सीधा सा उत्तर हो जाएगा, हमारा तीनों ही कथन सही दिए हुए, 1, 2, 3 इसमें सही होंगे। ये है कहाँ पर, ये उड़ीसा में जो है पुरी में स्थित है और ये सूर्यदेव को समर्पित एक ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है, इसीलिए इसको ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। 1984 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, 15 जुलाई को मनाया जाता है। अब आपसे थीम पूछ सकते हैं, तो इसकी थीम क्या है 2023 की, परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों एवं युवाओं को कुशल बनाना, और ये सबसे पहले 2015 में मनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए भारत का मिशन किस तिथि को प्रक्षेपित किया गया था, यानी उसके प्रक्षेपण की तिथि पूछी गई थी। अभी हाल ही का है और बहुत ज़्यादा जो है ये राष्ट्र गौरव का विषय रहा है, इसलिए इससे प्रश्न आ गया। 14 जुलाई 2013 को जो है इसकी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसको प्रक्षेपित किया गया था और 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 द्वारा सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ध्यान से देखिए, सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो लक्षद्वीप, दमनदीप, अंडमान निकोबार, ये सभी के जो है जो प्रावधान है सुमेलित है, लेकिन जो 240(1)(c है ये पुडुचेरी के लिए नहीं है। ये किसका है, ये दादरा नागर हवेली के लिए है। और अगर पुडुचेरी का आपसे पूछा जाता तो पुडुचेरी का 240(1) और ई होना चाहिए था, तब ये सही होता। तो इस तरह से हमारा 1 नंबर जो है ये सुमेलित नहीं है। इसको आप यहाँ भी जो है सही से देख सकते हैं। अगला प्रश्न, MOS जिसे मंगलयान के रूप में भी जाना जाता है, इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है मार्स ऑर्बिटर मिशन। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इसका सही हो क्या उत्तर हो जाएगा, मार्स ऑर्बिटर मिशन। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, कमलजीत संधू ने ये करिश्मा किया था। ये इन्होंने सबसे पहले भारतीय महिला एथलीट हैं जिन्होंने एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। अगला हमारा प्रश्न है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस एक खेल से संबंधित है। तो यहाँ चारों ऑप्शंस को देखिए, बैडमिंटन, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट। तो थॉमस कप का संबंध किससे है, थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य में सहायता करता है। तो ये किस उद्देश्य में सहायता करता है, देखिए सूचना का जो अधिकार कानून है ये लाया ही गया था कि आपको पारदर्शी तरीके से पता हो पाए कि जो सरकारी ऑफिसों में फाइलों के अंदर है वो आम आदमी भी जान सके। तो पारदर्शी प्रशासन यानी ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस जो है इसका जो है मूल उद्देश्य था।
अगला प्रश्न देखिए, लेखक और किताबें दी हुई हैं, इनको आपस में सुमेलित करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यशपाल के द्वारा क्या लिखी है, मेरी तेरी उसकी बात, तो हमारा जो है ए का जो है 2 हो गया। उसके बाद कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया है, क्या लिखा गया है, कितने पाकिस्तान, ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद भीष्म साहनी का इस पर पिक्चर भी बनी हुई है, तमस, बहुत ही फेमस है, आप जानते होंगे। और इसी से अगर आप जान जाते तो इसको आप क्वेश्चन को सही पकड़ लेते, और आप लोगों ने पकड़ा भी होगा। भीष्म साहनी की तमस हो गई। फिर सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए, तो इस प्रकार जो है हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला, सुबह एवं शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो यह लालिमा युक्त प्रतीत होता है। इस अवलोकन के लिए जिम्मेदार परिघटना क्या है। अब यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी समस्या है कि इसका सही उत्तर, तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही उत्तर प्रकाश का प्रकीर्णन है, लेकिन जो इंग्लिश वर्जन इस प्रश्न का है उसमें इसके सामने जो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट दिया हुआ है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट एक्चुअल में वर्ण विक्षेपण होता है, तो अगर इंग्लिश वर्जन के आधार पर देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। फिर बी ऑप्शन को अगर हम लेते हैं तो लाइट स्कैटरिंग यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि इंग्लिश वर्जन में सही है, और इसका जो हिंदी अनुवाद दिया गया है वो प्रकाश का छितराव या फैलाव दिया गया है। तो फिलहाल तो इसका प्रकाश का प्रकीर्णन आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि उसी कारण जो है लालिमा युक्त दिखाई देता है, लेकिन अब ये हिंदी और इंग्लिश जो है आपस में मैच ना करने के कारण आयोग इसमें से बी या डी में से कोई भी उत्तर आपको दे सकता है, और इंग्लिश के आधार पर बी सही होगा, हिंदी के आधार पर डी सही होगा। तो ठीक है, इसकी आंसर की आ जाने देते हैं, फिर देखते हैं इसमें, क्योंकि इस पर पक्का ऑब्जेक्शन करना ही होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों में सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है। सूखा रोग जिसको हम लोग रिकेट्स भी कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में ये होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 784 रुपये में खरीदी जिसमें 12% जीएसटी सम्मिलित था, तो जीएसटी जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या था, यानी इसमें से जीएसटी घटा देना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 700 रुपये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की वाद योग्यता से संबंधित है। वाद योग्यता संबंधित अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 300। क्या होती है वाद योग्यता, इस अनुच्छेद के तहत भारत संघ तथा राज्यों को विधिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया है, यानी वो विधि के समक्ष एक व्यक्तित्व रखते हैं, उनके नाम से मुकदमा दायर किया जाता है। आप सुनते ही होंगे भारत संघ बनाम ये मुकदमा, इस तरह से, या उत्तर प्रदेश सरकार बनाम ये, यानी उनको एक जो है लीगल पर्सन की हैसियत जो है मिली हुई है, यही ये अनुच्छेद कहता है। अगला प्रश्न है, 1921 में मोपला विद्रोह जो हुआ था उसके प्रमुख कारण क्या थे। मोपलाओं पर जमींदारों का अत्याचार, बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद जो है अंग्रेजों की खिलाफत की विरोधी नीतियाँ, ये भी ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन जो है काफ़ी पढ़ने के बाद, काफ़ी देखने के बाद जो है ऐसा प्रतीत होता है कि ए ही इसमें सही होना चाहिए, और केवल एक भी सही किया जा सकता था, लेकिन खिलाफत नीतियां भी जो है इस आंदोलन के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार रही हैं, इसलिए जो है हम इसका उत्तर ए ही मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, गोलकुंडा का किला भारत में कहाँ स्थित है। तो गोलकुंडा का किला जो है ये भारत में हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसका निर्माण जो है कुतुब शाही वंश द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस एक संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से 545 कर दी गई थीं बढ़ाकर। तो ये संविधान संशोधन था, 31वां संविधान संशोधन 1974 का, उसी के माध्यम से ये जो है सीटों में बढ़ोतरी की गई थी। अगला प्रश्न आ गया, इसमें भी किताब और लेखक दिए हुए हैं। इसमें ये पूछा गया है किसका सही मिलान किया गया है, यानी 3 इसमें से निश्चित रूप से गलत हैं, इसमें सही वाला आपको बताना है। तो इसमें सही वाला कौन सा है, इंदिरा गांधी ट्राइस्ट विद पावर, ये जो है नयनतारा सहगल के द्वारा लिखी गई किताब है, यही इसमें सुमेलित है, बाकी सभी गलत हैं। ये किताब का जो है कवर पेज भी है, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी जो है जैसे हाफ लाइन हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, ये विनय सीतापति के द्वारा लिखी गई है। जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, ये भी जो है विनय सीतापति के द्वारा लिखी गई है। और
द इंडियाज वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई है। तो इस तरह से बाकी जो पुस्तकें हैं वो आपने देख ली जो है किसके द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दो कथन दिए हुए हैं और उसमें से एक अभिकथन है, एक कारण है, तो इनका आपस में हमको संबंध देखना है। पाकिस्तान के नाम पर विचार का सुझाव रहमत अली ने दिया था, ये बिल्कुल सही कथन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। उसके बाद जो है रहमत अली ने 1933 में अभी या कभी नहीं नामक पुस्तक प्रकाशित किया था। एक्चुअल में इसको पुस्तक क्या कहेंगे, 4 पन्ने की एक पंपलेट या बुकलेट थी ये जो है, लेकिन ठीक है पुस्तक इसको हम मान सकते हैं। तो कथन कारण दोनों सही हैं, लेकिन अगर इसको बहुत डीपली देखेंगे तो इसकी जो है जो व्याख्या है वो सही नहीं है। यानी जो है पुस्तक प्रकाशन से और जो है पाकिस्तान नाम में जो है जो व्याख्या होनी चाहिए थी वो आपस में उसमें सिमिलरिटी नहीं है। इसको थोड़ा सा देख लीजिए। जो है चौधरी रहमत अली ने 1933 में 4 पन्नों के बुकलेट अभी या कभी नहीं में पाकिस्तान का पहली बार जिक्र किया। चौधरी रहमत अली ने ही तत्कालीन भारत के उत्तरी हिस्से में 4 मुस्लिम बहुल प्रांतों को मिलाकर पाकिस्तान का नया देश बनाने का विचार पेश किया था। अली ने वर्ष 1933 में इस संबंध में एक पंपलेट जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, हम या तो जाएंगे या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखिए। यानी बजट जो है जो पारित होता है तो उसमें विभिन्न चरण होते हैं, तो उन चरणों को हमको एक साथ जो है मिलाना है कि एक के बाद एक, यानी पहले कौन सा चरण होता है, बाद में कौन होता है। सबसे पहले जो है विधायिका को प्रस्तुतिकरण होता है, उसके बाद आम बहस उस पर होती है, फिर उसके बाद अनुदान मांगों पर मतदान होता है यानी वोटिंग होती है, उसके बाद विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, सबसे आखिरी में वित्त विधेयक आ जाता है। तो इस तरह से अगर हम क्रम वाइज देखेंगे तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। ये जो है इसको एक साथ जो है चरणबद्ध रूप से लिखा गया है। अगला प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? 161वें स्थान पर है। 180 देशों में ये 11वां पायदान गिरकर जो है 161वें स्थान पर पहुंच गया है। इस बार जो है जो थीम है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की वो है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइव फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी यानी जो है जो ऊपरी सतह है इसको ऊपरी परत कह सकते हैं, इसमें कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो इसमें कार्बन का अनुमानित प्रतिशत जो है 0.025%, यानी हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और पृथ्वी की पपड़ी में ये 15वां सबसे प्रचुर तत्व होता है जो कार्बन होता है। कार्बन एक गैर धात्विक रासायनिक तत्व है। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कार्बन नैनोट्यूब ये सभी कार्बन के अपर रूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड बिच्छू बूटी जिसको नेटल कहा जाता है इसकी पत्तियों द्वारा स्रावित होता है जो दर्द युक्त डंक का कारण होता है? यानी जिसका डंक लग जाता है तो बहुत तेज दर्द होता है। तो इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? मेथोनोइक एसिड या मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। इसी का नाम जो है फॉर्मिक एसिड भी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु यानी सबसे शीर्ष चोटी उत्तर प्रदेश में कौन सी पाई जाती है? तो ऐसा तो उत्तर प्रदेश में पहाड़ नहीं पाए जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड की सीमा पर जो है एक श्रेणी है जिसमें अमसोट चोटी है, ये जो है प्रदेश का उच्चतम बिंदु माना जाता है। तो ये जो है 957 मीटर या 3140 फीट ऊंचा है और ये शिवालिक रेंज या शिवालिक पहाड़ियों का एक हिस्सा है। अमसोट चोटी उत्तराखंड की सीमा पर स्थित है। 1931 में ब्रिटिश अभियान दल ने चोटी पर पहली बार सफल रूप से चढ़ाई की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी है? तो इसमें से अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी कौन है? अंजिम मौदगुल। ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगर 10 आदमी अथवा 20 लड़के 20 दिनों में 260 चटाई बना सकते हैं तो 8 आदमी 8 लड़के मिलकर 20 दिनों में कितनी चटाई बनाएंगे? तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आपको सही उत्तर मिलेगा 312। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हिंदी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ये पूरा जो है एक
पैराग्राफ दिया है अपठित गद्यांश, इसको आप जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके आधार पर जो प्रश्न है वो आपको हल करने हैं। तो इस पे कौन कौन से प्रश्न हैं देखते हैं। हजारों वर्ष की अवधि को किस शब्द से अभिव्यक्त किया जा सकता है? तो एक तरह से ये व्याकरण का प्रश्न हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? सहस्त्राब्दी कहेंगे। अगला है जीवन जड़ कब होने लगता है? तो ये बिल्कुल इसमें वर्णन है इस अपठित गद्यांश में। जब जीवन में एक ही तरह का अनुभव रह जाता है तब जीवन जड़ होने लगता है। अगला, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या? अब इसमें जो है सभी के हिसाब से भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन जो मैंने 3-4 बार गद्यांश को अच्छे से पढ़ा है तो मेरे हिसाब से भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर जो है इसमें सीधा सा पूरा एक आलेख दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन जो है इसका मोस्ट करेक्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न है स्रोतस्वनी का समानार्थी शब्द क्या है या इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सरिता या नदी का ये जो है पर्यायवाची शब्द होता है। आप यहाँ देख सकते हैं सरिता या नदी का ये पर्यायवाची शब्द है। सरिता या नदी के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे आपको एक प्रश्न मिलेगा जिसमें कूलंकषा भी पूछा गया है, तो ये भी आपके आगे काम आने वाला है। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति की मूल धारा किस तत्व के कारण आज तक सुरक्षित है? तो ये भी इस गद्यांश में दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि भारतीय संस्कृति में जो समन्वय की भावना है उसके कारण जो है इसकी मूल धारा आज तक सुरक्षित है। अगला है मुहावरे लोकोक्तियों से प्रश्न है अयोग्य व्यक्ति को आदर देने के अर्थ में लोकोक्ति कौन सी प्रसिद्ध है? तो अयोग्य व्यक्ति को आदर देने के लिए जो है इसमें सबसे उपयुक्त लोकोक्ति है वो है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में एक मुहावरे युग्म का अर्थ अशुद्ध है, यानी बाकी सब सुमेलित हैं, एक में गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जान में जान आना, चैन मिलना ठीक दिया हुआ है। ठीकरा फोड़ना यानी किसी दूसरे पर दोष मढ़ देना, डोरे डालना यानी फंसाना। तो ए ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट होगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। टका सा जवाब देने का मतलब सुंदर उत्तर देना नहीं होता है। टका सा जवाब देने के 2-3 मतलब होते हैं। मूल रूप से साफ इनकार कर देना, कहते हैं ना कि वो मैं उससे मदद मांगने गया और उसने मुझे टका सा जवाब दे दिया, या मुंह पर मना कर देना, तुरंत अस्वीकार कर देना, या कोरा जवाब दे देना, सीधे सीधे जो है जवाब दे देना। अगला प्रश्न है हमारे सामने सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये क्या है। ये जो है एक विलोम शब्दों के लिए जो है सूचियां दी हैं। अंधकार का विलोम प्रकाश हो जाएगा, हर्ष का विषाद हो जाएगा, मूक मतलब चुप रहने वाला, वाचाल मतलब ज़्यादा बोलने वाला, और खास का विलोम आम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका जो है यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। एकत्र का विलोम यहाँ पर क्या होगा? एकत्र का विलोम जो है विकीर्ण होगा, और संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है। अब लेकिन विकीर्ण और विस्तीर्ण दोनों के जो है अर्थ एक जैसे होते हैं, लेकिन ज़्यादा सटीकता की बात करें तो विकीर्ण सही होना चाहिए। अब इसमें भी थोड़ा सा आयोग के उत्तर का हमको जो है इंतजार करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, तो वो कौन सा अशुद्ध वाक्य है इसमें से? 60वें प्रश्न में ये हमको देखना है। तो मुझे भाषा का बोध है, ये बिल्कुल सही लिखा है। यह छात्र बहुत तेज, ये भी ठीक लिखा है। वो अपनी बातों पर दृढ़ नहीं रहता, ये भी ठीक है। मेरा शरीर निरोग है, गलत है, क्योंकि निरोग शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है? निरोग लिखा जाता है। ये वर्तनी की दृष्टि से सही होगा, तब ये सही होता। तो सही उत्तर हमारा जो है बी ऑप्शन यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार जिसे गजट में प्रकाशित करती है उसे क्या कहते हैं? तो गजट में जो प्रकाशित होती हैं उनको जो है अधिसूचना या नोटिफिकेशन कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको मिलान करना है। करने योग्य, कोई कार्य करने योग्य है तो उसको हम करणीय कहेंगे। आलोचना करने वाला आलोचक होता है। आलोचना के जो योग्य हो वो आलोच्य होता है। जो मन को हर ले वो मनोहर या मनोहारी। तो अब इसका सही सुमेलन क्या हो गया? ए बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य वाला विकल्प कौन सा है? अब ये प्रश्न अगर आप देखेंगे तो ये प्रीवियस ईयर में इस तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है।
तो इसका सही उत्तर है आपका पत्र मिला, धन्यवाद। बाकी में सभी में धन्यवाद, सही था, धन्यवाद इत्यादि लिखा है, जो सभी गलत हैं। नेक्स्ट जो है अनाहूत शब्द का विलोम क्या होगा? अनाहूत का विलोम होगा आहूत। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखेंगे, दो कथन दिए हुए हैं, दोनों कथनों की हमको तुलना करनी है। वाक्य सार्थक शब्द समूह है जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं। बिल्कुल सही है कथन ये। वाक्य के में उद्देश्य और विधेय आवश्यक अंग हैं, क्योंकि उद्देश्य और विधेय से ही जो है कर्ता और क्रिया जुड़े होते हैं। तो इस तरह से कथन 1 व कथन 2 दोनों ही सही हैं। बी ऑप्शन हमारा सही है। मैं आपको जो है एक पुस्तक की जो है फोटो भी दिखा देना चाहता हूं। इसमें स्पष्ट रूप से आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाक्य के आवश्यक अंग क्या हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाएं मिलती हैं, इसके लिए एक अंग्रेजी शब्द क्या है? इसके लिए अंग्रेजी शब्द है आउटपुट। तो अगला प्रश्न हमारा है, एक ही बात को या एक बार कही बात को बार बार दोहराते रहना। तो बहुत लोगों ने जो है इसका उत्तर पुनरुक्ति लगाया है, जो देखने में तो एक बार सही लगता है। पुनरुक्ति मतलब होता है दोहराना, लेकिन बार बार दोहराने के लिए स्पेशल शब्द होता है जिसको हम पिष्ट पेषण कहते हैं। बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रतीत कराए वो क्या कहलाता है? तो वो जो है वाक्य कहलाता है मुहावरा। यानी मुहावरे का अपना स्वयं कोई सीधा अर्थ नहीं होता है, उसका जो है कोई ना कोई विलक्षण अर्थ जो है हम निकालते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से एक वर्ग जो है इसमें शुद्ध है। तो पहले शुद्ध वाले पे बात कर लें, फिर बाकी जो शुद्धियां हैं उसको हम देख लेते हैं। शुद्ध हमारा है मोर का पर्यायवाची, कलापी, केकी, नीलकंठ और मयूर, ये सभी मोर के पर्यायवाची हैं। अब इसमें देखते हैं लक्ष्मण और सौमित्र, ये तो ठीक है, लक्ष्मण जी के पर्यायवाची। अहीस जो है, अहीस किसका पर्यायवाची होता है? शेषनाग का पर्यायवाची होता है, तो इसको हम लक्ष्मण से जोड़ सकते हैं। लेकिन जो सुमाली है ये लक्ष्मण जी का पर्यायवाची नहीं होता। सुमाली जो है एक वानर का नाम था जो भगवान राम की सेना में थे, और जो है एक राक्षस का नाम था जो सुकेश राक्षस के पुत्र थे। इसके अलावा जो है अब रात्रि, यामिनी, रजनी, ये ठीक है, लेकिन इसमें सरवाणी की जगह सरवरी होता तो ये सुमिलित हो जाता। बादल, अम्बुद में जो है ये दोनों तो बादल के हो गए, लेकिन बनज, बनज का मतलब होता है व्यापार या वाणिज्य, और जलचर जो है जलीय जीव जंतुओं को कहते हैं। मछली के रूप में जो है इसके ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति नहीं है। कौन सी इसमें लोकोक्ति नहीं है ये हमको बताना है। तो इसमें से लोकोक्ति जो नहीं है वो है नाक का बाल होना। क्या है ये एक मुहावरा है। नाक का बाल होने का मतलब क्या होता है? जो है प्रिय व्यक्ति, जो बहुत ही प्रिय व्यक्ति हो उसके लिए कहा जाता है नाक का बाल होना। अगला है चोर का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? तो चोर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा हो जाएगा? कुंभिल। कुंभिल चोर का पर्यायवाची है। सतदल कमल का है, गर्दभ गदा का है, और देवपगा जो है गंगा जी का पर्यायवाची है। तो ये सारी व्याख्या यहाँ पर दी हुई है, आप इसको जो है पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रेस विज्ञप्ति के लिए आवश्यक नहीं है? अब ये थोड़ा सा एक मुझे बहुत ही विवादित प्रश्न लगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में काफ़ी अध्ययन भी किया, जो स्टैंडर्ड बुक्स भी देखी जो है, और वासुदेव नंदन जी की बुक का मैं भी आपको स्क्रीनशॉट दिखाने जा रहा हूँ। तो पहले तो चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। निश्चित समय के पहले प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन प्रतिबंधित है। प्रेस विज्ञप्ति आलेखन का सारूप में एक शीर्षक दिया जाता है, ये भी ठीक है। प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन हेतु सूचना अधिकारी का आदेश जाता ही जाता है लिखित रूप में, और निश्चित तिथि के पहले प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन निषिद्ध है, ये भी ठीक है। तो बहुत से लोग इसको आंसर बता रहे हैं, लेकिन मेरे अनुसार से जो है चारों ही जो है आवश्यक अंग हैं। इसमें कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जिसको हम चुन सकें। उसके लिए प्रमाण भी है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं अगर आप इसको ध्यान से देखिए। प्रेस विज्ञप्ति की रचना, और ये बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है। आरंभ में प्रकाशन का नियत समय दिया जाता, पहले से ही निर्धारित होता है प्रेस विज्ञप्ति में कब प्रकाशित होना है। तो निश्चित तिथि के पहले प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन निषिद्ध है, बाद में किया जा सकता है। प्रेस विज्ञप्ति के आलेख का सार रूप में शीर्षक दिया जाता है जो मूल रूप में होता है। अंत में मुख्य सूचना अधिकारी को प्रचारित करने का आदेश दिया होता है। तो कुल मिलाकर जो है इसमें मुझे चारों ऑप्शन में जो है कोई भी ऑप्शन जो है गलत नहीं लग रहा है। अब मैं आयोग की उत्तर कुंजी का वेट करूंगा, तब तक इस पर और रिसर्च जारी रहेगी। नेक्स्ट है फॉलो अप का जो है हिंदी अर्थ क्या होगा? अनुसरण।
इसके बाद जो है कम से कम शब्दों में संदेश भेजने की पद्धति क्या कही जाती है, उसको हम तार लेखन कहते हैं, जो अब बंद हो चुका है, टेलीग्राम जिसे पहले कहा जाता था। कार्यालय आदेश या ऑफिस ऑर्डर क्या है, तो इसमें सीधा सीधा उत्तर देख लेते हैं। कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना कार्यालय आदेश में वर्णित होती है। फेस वैल्यू का हिंदी अर्थ है, फेस वैल्यू का हिंदी अर्थ होता है अंकित मूल्य, जो किसी भी वस्तु पर लिखा रहता है उसका अंकित मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निस्तारण का इंग्लिश वर्जन या अंग्रेजी रूप क्या है। निस्तारण का जो है इंग्लिश वर्जन या अंग्रेजी रूप जो है डिस्पोजल हो जाएगा। अगला, नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। नदी का पर्यायवाची शब्द इसमें से अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था, कूलंकसा, ये नदी का पर्यायवाची है। पतंग तो एक अनेकार्थी शब्द है जो सूर्य, पक्षी, टिड्डा, पतिंगा, नौका, गुड्डी इनके लिए होता है। धन आप जानते हैं, धन संपत्ति वाला हो गया। तनुजा जो है पुत्री के लिए पर्यायवाची शब्द होता है। तो आप व्याख्या में देख सकते हैं ये सारे पर्यायवाची और समानार्थी शब्द उसके दिए हुए हैं, जितने भी विकल्प हमारे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बात की बात में, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कहते हैं ना कि बात की बात में वो छत से कूद गया, तो ये मतलब क्या होता है कि बहुत जल्दबाजी में, अति शीघ्रता से। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्ध सरकारी पत्र जिसको हम डीओ कहते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर, इसका प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। ये किसी भी अधिकारी के पास उसके व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है, ये भी ठीक है, क्योंकि ये गोपनीय प्रकृति का होता है। तो इस तरह से कथन 1 और 2 दोनों ही ठीक हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से 2 विकल्प उच्च शब्द के विलोम हैं। अब उच्च के विलोम क्या हो जाएंगे, एक तो निम्न हो जाएगा, बिल्कुल सीधा सा जो आपको लगेगा। निम्न के बाद जो है उच्च का विलोम क्या होगा, एक तो नीचा हो जाएगा, ये भी इसका जो है माना जा सकता है। लेकिन नीची या नीचे ये जो है इसका नहीं होगा। जैसे नीचे किसका होगा, ऊंचे का होगा, और ऊंची का क्या होगा, नीची होगा। तो इस तरह से नीचा और निम्न, ये 1 और 3 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला है डी फैक्टो। डी फैक्टो का मतलब होता है वस्तुतः, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनना है। तो सही वाक्य में चारों वाक्यों को देखिए, इसमें सही वाक्य है, उसने बताया कि वे 4 भाई हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला हमारा सुमेलन करने वाला है, जिसमें हमको सूची 1 शब्द दिए हुए, सूची 2 में उसके पर्याय या अर्थ दिए हुए हैं। तो इनका हमको सुमेलन करना है। तो सबसे पहले धूम, धूम जो है अग्नि का हो गया पर्यायवाची। धार्मिक जो है सुकृति का हो गया। अर्जुन का गुड़ाकेश आप जानते होंगे, और अगर अर्जुन का आप गुड़ाकेश जानते होते तो आपका जो है सीधा सीधा ये सबसे पहले ही सॉल्व हो जाएगा एक ही ऑप्शन से। इसके बाद धरती का जो है क्या हो जाएगा, विश्वम्भरा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बहुविवाह को पॉलीगैमी कहते हैं, आसान प्रश्न है। मछली का पर्यायवाची नहीं, अब इसमें कई लोग जो है सफरी में जो है कंफ्यूज हो गए। सफरी अगर इस तरह से लिखा होता तो ये मछली का पर्यायवाची होता, तो मछली का इसमें से पर्यायवाची नहीं है। हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, यही मछली का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जलचर, मीन और झक ये सभी मछली के पर्यायवाची। ये वाला जो सफरी है ये किसका पर्यायवाची होता है, ये अमरूद का होता है। यहाँ पर देखिए अमरूद के पर्यायवाची मैंने इसको लिखा है, इसीलिए ये अमरूद का पर्यायवाची होता है। ये हमारी बुक में भी इसको दिया गया है। मछली के पर्यायवाची बाकी सभी यहाँ पर दिए हुए हैं। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, इंग्लिश हिंदी है ये। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्या होता है, अभिलेख होता है। टेंशन का मतलब तनाव होता है। सैंपल का मतलब नमूना होता है। अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित होता है। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को सुमेलित करना है। याचना करने वाला याचक कहलाएगा। पूछने योग्य यानी पृष्ठव्य हो गया। विश्वास के योग्य विश्वसनीय हो गया। खाने के योग्य जो है खाद्य हो गया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। परिपत्र जिसको हम सर्कुलर कहते हैं, इसके बारे में जो है सही कथन इसमें से हमको कोड के आधार पर चुनना है। तो परिपत्र आप जानते हैं 1 से अधिक को जो है सर्कुलेट किया जाता है, 1 से अधिक कार्यालयों को या 1 से अधिक प्रदेशों को। तो भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों को भेजा जाता है, अनेक राज्य सरकारों को एक साथ भेजा जा सकता है। एक राज्य सरकार को पत्र और किसी एक अनुभाग के लिए नहीं होता है। परिपत्र का मतलब ही होता है कि इसको ब्रॉड लेवल पर सर्कुलेट किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। बीजक, बीजक किसको कहते हैं, इनवाइस को कहते हैं। डोमिसाइल का सही अर्थ क्या हो जाएगा, अधिवास हो जाएगा।
विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? अभिभाषण कहलाता है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। स्तुत्य का विलोम, स्तुत्य मतलब जो स्तुति करने योग्य हो, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? निंद्य, जो निंदा के योग्य हो। अगला प्रश्न देखना है, इसमें भी हमको सुमेलन करना है हिंदी से अंग्रेजी के शब्दों का। झोपड़ी, झोपड़ी को हम कॉटेज कहते हैं। देश कंट्री हो गया, कप्तान कैप्टन हो गया, नियंत्रण का कंट्रोल हो गया। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। ऊँट की चोरी झुके झुके, यानी ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, ये भी बोला जाता है। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? कोई बड़ा काम चोरी छुपे नहीं किया जा सकता। जैसे ऊँट जो है इतना लंबा चौड़ा होता है, उसको छुपा कर कहीं से नहीं लिया जा सकता है। इसी तरह से बी ऑप्शन जो है उसी को कहता है कि कोई बड़ा काम चोरी छिपे नहीं किया जा सकता। अगला, यह दीदे न दीदे दीदार के लिए। दीदे न दीदे मतलब जो है देखने की इच्छा, प्रबल इच्छा। ए ऑप्शन जो है इसका सही है इस लोकोक्ति का। अगला है, अकस्मात माँ का निधन होने पर राकेश ने। अब यहाँ पर जो है एक हमको उपयुक्त मुहावरा इस फिल इन दी ब्लैंक करना है। अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया, इसका मतलब जो है बहुत धैर्य से खुद को साध लिया। तो ए ऑप्शन जो है यानी धैर्य रखना, कलेजे पर पत्थर रखने का मतलब कि बहुत जो है अच्छी तरह से धैर्य रख लेना। नेक्स्ट है हमारा, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अब अनेकों शब्द अपने आप में गलत होता है, अनेक स्वयं में ही बहुवचन होता है, तो उसके लिए अनेकों का प्रयोग गलत है, यानी यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। निर्निमेष, निर्निमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए, यानी बिना पलक झपकाए किसी को देखना, तो उसमें जो है निर्निमेष का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, रिमाइंडर का हिंदी अर्थ क्या होगा? रिमाइंडर का मतलब होता है अनुस्मारक, किसी को बार बार कोई चीज़ याद दिलाना। रिमाइंडर लेटर या रिमाइंडर पत्र के संदर्भ में ये पूछा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, MS वर्ड में चार्ट बनाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? F11 का प्रयोग किया जाता है। अब कंप्यूटर क्वेश्चन शुरू हो गए, इसको थोड़ा तेजी से हम लोग देख लेंगे। वर्तमान स्लाइड से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा सही है? शिफ्ट प्लस F5। एडोब PDF दस्तावेज के सभी किनारों को दिखाने के लिए, जूम करने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? कौन सा करेंगे? व्यू में जाएंगे और फिट पेज पे क्लिक करेंगे। अगला, वह उपकरण जो पूर्व निर्धारित क्रियाओं का उपयोग करके MS एक्सेस रिपोर्ट पर कार्यों को स्वचालित कर सकता है, क्या कहलाता है? मैक्रोस कहलाता है। हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों दिया हुआ है, जिसमें आप पढ़ना चाहें उसमें पढ़ सकते हैं। विच ऑफ दीज आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें से हार्डवेयर कंपोनेंट कौन कौन से हैं? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU। डिवाइस ड्राइवर जो है ये हार्डवेयर नहीं होता, सॉफ्टवेयर होता है। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, इन MS एक्सेल कंटेंटेशन ऑफ टेक्स्ट कैन बी डन यूजिंग, किसके द्वारा किया जाता है? एम्परसेंड के द्वारा। ए जो है डी ऑप्शन इसका जो है सही होगा। अगला, विच फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प इन क्रिएटिंग लिस्ट, इसमें से कौन सा जो है लिस्ट बनाने के लिए प्रयोग की जाती है? बुलेट्स एंड नंबरिंग। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। व्हाट इज द करेक्ट लोकेशन ऑफ फंक्शन लाइब्रेरी इन एक्सेल सीट, एक्सेल में लाइब्रेरी जो है कहाँ पर होती है? फंक्शन लाइब्रेरी। तो फार्मूला में जाएंगे, उसमें अंदर फंक्शंस में जाएंगे। इसके बाद जो है ये कथनों पे विचार करना है, इसमें से सही कथन कौन कौन से हैं ये हमको बताना है। तो पावर पॉइंट लेट्स यू रिकॉर्ड एंड प्ले मैक्रोस, बिल्कुल ठीक है। पावर पॉइंट अलाउज हाइपर लिंक्स टू एक्सटेंड रिसोर्सेज, ये भी ठीक है। कीबोर्ड शॉर्टकट Alt + F10 इज एग्जिट पावर विंडो, ये जो है इसमें सही नहीं है। हमारा 1 और 2 ऑप्शन ही केवल सही है, यानी ए हमारा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा, इसको हम क्या कहते हैं? टॉगल केस कहते हैं। डी ऑप्शन सही है। व्हाट इज द वर्क ऑफ ए कुकी, कुकीज सेव होती रहती हैं, उनका काम क्या है? तो कुकी क्या करती है? स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी, जिससे आप दोबारा जब उसी वेबसाइट को विजिट करें तो बहुत तेजी से वो खोलता है। नेक्स्ट है, अ प्लेटफॉर्म वेयर अ पर्सन राइट हिज ओपिनियंस व्यूज एंड कैरियर एडवाइस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ब्लॉग। आजकल ब्लॉगिंग जो है बहुत ही फेमस है।
गटर मार्जिन रिफर्स टू, गटर मार्जिन क्या होता है? मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो जो पेज जो है जो प्रिंटिंग के लिए जाता है, जो पेज मुड़ जाता है जहाँ पर बाइंडिंग होती है, उसको गटर मार्जिन के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ अ वेबसाइट इज डेवलप्ड यूजिंग PHP, MySQL एंड HTML देन व्हाट विल द टाइप ऑफ वेबसाइट डेवलप। तो किस प्रकार की ये वेबसाइट होगी? इसको हम डायनेमिक वेबसाइट कहेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज ऑथेंटिकेशन। व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। लैन का क्या कार्य होता है? लैन किसको कनेक्ट करता है इंटरनेट से? राउटर के द्वारा जो है। टू सेंड द कॉपी ऑफ एन ईमेल टू ए न्यू यूजर इज नोन एज, क्या कहलाती है? कॉपी जो है नए यूजर को फिर ना फॉरवर्ड करना, हम ईमेल को जो है किसी और को फॉरवर्ड करते हैं। विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग फॉर स्लाइड इन MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर हमको कस्टम टाइमिंग सेट करनी है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में तो उसको हम रिहर्स टाइमिंग कहते हैं। विच आइकॉन इज यूज टू ऐड एन अटैचमेंट टू ईमेल। इस पे किसके लिए? हम किस पे क्लिक करते हैं इसके लिए? अगर हमको अटैचमेंट भेजना होता है ईमेल के साथ, पेपर क्लिप आइकॉन पे क्लिक करते हैं, वहाँ से हम फाइल को फिर इनक्लोज कर लेते हैं या अटैच कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऐप वेबसाइट फॉर बोथ ट्रेन टिकट एंड फ्लाइट बुकिंग इन इंडिया। अभी प्रश्न थोड़ा सा पढ़ने में कंफ्यूजिंग है। इसमें से सभी में ट्रेन या फ्लाइट बुक हो जाती हैं, केवल एक ही इसमें ऑप्शन है टिकट न्यू। ये जो है क्या होता है? ये मूवीज़ को जो है बुक करने के लिए वेबसाइट होती है। तो हमारे हिसाब से ए ही इसका करेक्ट उत्तर होगा। अ हाफ कंप्लीटेड ईमेल में बी रिजर्व फॉर ए लेटर एडिटिंग एंड ट्रांसमिशन टू द रिसीवर इन फोल्डर। कहाँ मिलेगा ये? अगर आपने कोई आधा ईमेल बनाकर छोड़ दिया है तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा अपने आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट साइट फॉर इंसाइक्लोपीडिया। तो सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है वो विकीपीडिया होती है। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट टू द बाइनरी नंबर 10111? क्या हो जाएगा इसका? 23 हो जाएगा। इन द पावर पॉइंट थीम्स कुड बी फाउंड अंडर। थीम्स कहाँ मिलती है? थीम हमको मिलती है डिजाइन टैब के अंदर। इफ द सेंड ऑप्शन फॉर ईमेल इज क्लिक्ड विदाउट राइटिंग एनीथिंग। अगर हम इसको अगर हिंदी में समझें कि अगर हम कोई ईमेल भेज रहे हैं और उसमें विषय में कुछ नहीं भरा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में कुछ नहीं होगा, मेल बिना विषय के चली जाएगी। और ये मैंने जो है प्रैक्टिकली करके भी देखा है, तभी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। इन MS Excel द सेल रेफरेंस फॉर ए रेंज ऑफ सेल दैट स्टार्ट्स इन ए सेल A1 एंड गोज टू ओवर E एंड डाउन टू रो 20। तो इसका क्या संदर्भ कहलाएगा? इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम लिखेंगे A1 E20, यानी हमारा B ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी एंड पेस्ट द फाइल फोल्डर। फाइल फोल्डर को कॉपी करना और पेस्ट करना कैसे करेंगे? सबसे पहले हम Ctrl+C दबाते हैं, उसके बाद Ctrl+V दबाते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। द ऑर्डर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन द विंडो एक्सप्लोरर इज, किस प्रकार की जो है होती है? हायरार्किकली होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पावर पॉइंट शेप। पावर पॉइंट्स का शेप नहीं है डायमंड। डी ऑप्शन। What you will do in PowerPoint presentation to use the exact same font type, size and color in the title of all the slide। अगर आप चाहते हैं कि सभी जितनी भी स्लाइड आपको बनानी है सभी में जो है फॉन्ट साइज, कलर और टाइटल सब में एक जैसा आ जाए, तो हम किसका यूज करेंगे? हम स्लाइड मास्टर का प्रयोग करेंगे, तब सारी स्लाइड्स में एक जैसी एक रूपता आ जाएगी। नेक्स्ट है, हाउ मनी लेयर्स डज OSI मॉडल हैव। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया विभिन्न एग्जाम में। 7 लेयर्स होती हैं। फंक्शंस इन MS Excel रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन सेल। कौन सा फंक्शन? काउंट फंक्शन। इज अ प्रोग्राम ग्रुप, क्या इसमें से एक प्रोग्राम ग्रुप है? एसेसरीज। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। डिलीटेड ईमेल्स आर स्टोर्ड इन, कहाँ पर स्टोर होती हैं डिलीटेड ईमेल? ट्रैश में। अगर आपसे कोई जो है ईमेल के माध्यम से संवेदनशील जानकारी, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर, पासवर्ड, OTP इत्यादि मांगता है, तो इस तरह की जो होता है प्रक्रिया उसको क्या कहा जाता है?
तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको फिशिंग कहते हैं जो है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेन इज नॉट अवेलेबल इन टास्क पेन, कौन सा पेन इसमें नहीं होता, वर्ड आर्ट। अगला द की यूज टू इंसर्ट ए लिंक इन MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज, क्या होता है, कंट्रोल डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला है द फर्स्ट डैश 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 बाइट्स ऑफ मैक एड्रेस इज द एड्रेसी ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ NIC कार्ड। तो फर्स्ट 3 बाइट्स जो होती हैं वो जो है मैन्युफैक्चरर का एड्रेस होता है। अनसॉलिसिटेटेड ईमेल मैसेजेस सेंट फॉर ए कॉमर्शियल पर्पज इज नोन एज, अगर कोई गैर कानूनी ढंग से प्रचार प्रसार हेतु कोई ईमेल संदेश भेजता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्पैम मेल कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द फाइल दैट कंसिस्ट ऑफ रेडीमेड स्टाइल्स दैट वी कैन इजिली यूज टू प्रेजेंटेशन इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं, ये रेडी होता है पहले से। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द एंड अरेंज दीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजी स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू लास्ट एक्टिविटी। अब इसको मैंने बहुत रिसर्च किया लेकिन इसमें मुझे कोई भी जो ऑप्शन है वो क्रम हमको सही मिला नहीं है, इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर ARAPA की बात करें तो 1958 में जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था। WWW ये जो है टिम बर्नर्स ली द्वारा 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था। हाइपर टेक्स्ट जो है 1965 में इस्टेब्लिश हुआ था। TCP/IP का प्रयोग जो है 1970 में सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था या किया गया था। तो इस हिसाब से तो इसका क्रम जो है 1342 आना चाहिए, लेकिन ये हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो मुझे थोड़ा सा इस प्रश्न में दिक्कत है, वैसे आंसर की आएगी तो एक बार फिर से इसको हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें जो है ऑथेंटिक जो है हो सकता है। अगला है बुक मार्क किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। बुक मार्क से हम क्या करते हैं, हम वेबसाइट के URL को आगे यानी फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर लेते हैं बुक मार्क के माध्यम से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन बी यूज्ड व्हेन वी वांट टू फाइंड ए स्पेसिफिक वर्ड एंड ए सिनोनिम फॉर दैट वर्ड इन गूगल सर्च इंजन, इसको हम क्या कहते हैं, टिल्ड कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट टू ए डिफरेंट ऑब्जेक्ट फॉर ए स्लाइड, इसको हम क्या कहते हैं, इसको एनिमेशन स्कीम कहते हैं अगर हमको मोशन इफेक्ट लगाना हो अपनी स्लाइड्स में। अगला MS वर्ड का दस्तावेज में हेल्प विंडो खोलने के लिए हमको क्या दबाना होगा, तो हेल्प के लिए हमको F1 की दबानी होती है, फंक्शन की 1। IP एड्रेस इन IPv6 इज कितने बिट की होती है, ये 128 बिट्स की होती है। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिफ्रेश विंडोज डेस्कटॉप, हम कौन सी शॉर्टकट की करते हैं विंडो को रिफ्रेश करने के लिए डेस्कटॉप को, F5 का यूज करते हैं। अगला विच इज द फुल फॉर्म ऑफ USB पोर्ट, USB पोर्ट को काफी फेमस है, क्या हम कहते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। और अंतिम प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन, इसमें केवल ग्राफिकल फाइल के एक्सटेंशन है, वो कौन सा है, JPG, GIF और BMP। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने थोड़ा कम समय में जल्दी सारे 150 प्रश्नों को इसमें सॉल्व किया और आंसर की आने पर हम लोग फिर एक बार जो है जितने भी विवादित प्रश्न होंगे उन पर डिटेल में जो है पूरा शोध करते हुए कि क्या उन पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो उसके लिए हमारे पास क्या जो है सहायक सामग्री है, जिस एविडेंस है, तो ये सब पर डिस्कस करते हुए वीडियो बनाएंगे और उसके बाद जो है हम इसकी कट ऑफ पर भी चर्चा करेंगे। तो अभी आप लोग कट ऑफ के बारे में जो है बहुत ज़्यादा जो है चर्चा मत करिए, पहले फाइनल आंसर की आ जाने दीजिए। वैसे ये पेपर ना बहुत कठिन था ना बहुत आसान था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर था ये। तो 95 ±2 ये जो है इसकी कट ऑफ अभी के हिसाब से मैं आपको संभावित बता सकता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।